नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस विषय पे जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर की सिलेक्शन होगी, क्योंकि अभी आप जानते ही होंगे कि इस समय जो जम्मू कश्मीर में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो वैकेंट पोस्ट थी उनके लिए जो फॉर्म्स वगैरह लग रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये ज़रूर आता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी सिलेक्शन का बेसिस क्या है, किस बेस पे जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो लगाई जाती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जे जो हमारा दिया हुआ है जो HR पॉलिसी आई थी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जी ऑर्डर नंबर था 222 JNK SWD ऑफ 2022 का था जे। तो जे 30/11/2022 मतलब जे 30 नवंबर 2022 को जो पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी में डिटेल में बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होगी। तो इसलिए जो इसमें पार्ट 3 है, इसी जो HR पॉलिसी है इसमें जो पार्ट 3 है उसमें दिया हुआ है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, कि कौन सा क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगी। जैसे कुछ एक लोग पूछते हैं कि क्या 10th बेसिस होगी, 12th बेसिस होगी, या ग्रेजुएशन अगर रखा है क्या उसको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सभी चीज़ें इसी पॉलिसी में एक्सप्लेन की गई हैं, जिसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, जो विमेन कैंडिडेट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 37 शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट। इसमें जो महिलाएं हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा और उनकी जो उम्र है जो 18 से लेके 37 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल। अब यहाँ पे कहीं जे पूछते हैं कि 37 साल कब, जैसे इस समय जो फॉर्म्स लग रही हैं जो एज है वो 1/1/2023 जो काउंट होगी 1/1/2023 में 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और जो 37 साल से कम होनी चाहिए, इसके बीच में जो उम्र है वो होनी चाहिए। जो बी पार्ट है वो कैंडिडेट डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, इसके लिए आपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। और सी में है कि कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज सिचुएटेड। जो कैंडिडेट है वो इलेक्टोरल वार्ड मतलब ये, क्योंकि जो पोस्ट है जो आंगनवाड़ी वर्कर की ये वार्ड बेसिस पे है, जिस वार्ड में जो आंगनवाड़ी सेंटर होगा उसी वार्ड के जो रेजिडेंट हैं, उसी वार्ड की जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 37 साल के बीच में होंगी वो अप्लाई कर सकती हैं। और उन महिलाओं का जो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो इसमें जे बड़ा सारा कन्फ्यूज़न रहता है, कई लोग क्या कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो तहसीलदार के ऑफिस में से ले रहे हैं। तो जो वोटर लिस्ट आपको जे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो तहसीलदार के ऑफिस में वोटर लिस्ट होती है, जिनके साथ जो बूथ लेवल ऑफिसर BLO कनेक्टेड होता है, वो उनके पास जो वोटर लिस्ट होती है वो पंचायत और असेंबली इलेक्शन के लिए होती है। जे जो आपको पंचायत की वोटर लिस्ट मिलेगी जे BDO ऑफिस से मिलेगी, तो ये जो आपने वोटर लिस्ट लानी है ये BDO ऑफिस से ही लानी है। अगर आपके आसपास कोई फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आप उनसे बता दें कि जो BDO ऑफिस से जो वोटर लिस्ट है वो लानी है, ड्यूली अटेस्टेड बाई BDO। तो उसके बाद इसमें यही दिया गया है कि अगर कोई वोटर जे रेजिडेंस का कोई इशू आता है तो उस केस में जो SDM या ACR होंगे उनकी जो रिपोर्ट होगी, जो wherever there is dispute as to residence of for any reason, then a residence proof certifying the ward of residence from the concerned SDM/ACR shall be considered। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में जो SDM या ACR है वो जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो 10+2 है, मतलब 12वीं है, और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अब इसमें जो मेन आता है कि जो वेटेज है किसको दी जाएगी, जिसमें जो 10+2 में मतलब जो 12वीं में जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, मतलब जो 12वीं में आपने जो नंबर लिए होंगे वो काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वार्ड की जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट खाली है, वो कोई 15 फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती हैं,
तो उस केस में देखा जाएगा कि उनकी 12th में अगर कोई ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकते, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मिनिमम 12th क्लास में है, क्लास का है, तो इसमें ये भी पूछते हैं क्या ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट होंगे, तो ग्रेजुएशन के जो नंबर हैं या मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ 10+2 में 10+2 के नंबर देखे जाएंगे। जिस भी फीमेल कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर हैं तो आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं जिन्होंने अप्लाई किया है तो आपकी ही सिलेक्शन होगी। तो इसमें क्योंकि इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है, पहले होता था कि इंटरव्यू वगैरह होता था, आजकल जो इंटरव्यू है ये टोटली ख़त्म कर दिया गया है एज़ पर जो न्यू HR पॉलिसी है। इसलिए आपने क्या करना है कि जो CDPO ऑफिस में जो फॉर्म्स लग रहे हैं वहाँ आपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके आपने फॉर्म्स देने हैं और वहाँ से जो रिसिप्ट है ड्यूली वो रिसिप्ट ले लेनी है। वो रसीद जो होगी वो आपके लिए प्रूफ होगा आपके पास कि आपने जो फॉर्म है वो सबमिट करवाया है। और जितनी भी जो लिस्ट होगी इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कि जो लिस्ट है जी आपकी पंचायत ऑफिस जो पंचायत घर है वहाँ भी लगेगी, सरपंच को दी जाएगी, जहाँ जो CDPO ऑफिस में लगेगी, BDO ऑफिस में लगेगी, जो मेन ऑफिस है वहाँ लगेगी। अगर आपको लगेगा कि कोई जो सिलेक्शन फेयर सिलेक्शन नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, जो अपील कर सकते हैं जो DC साहब को कर सकते हैं। तो नेट शेल जो आपके माइंड में ये था कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगी, तो बेसिस जो है वो 12th बेसिस है, 12th के नंबर ही काउंट होंगे, 12th के मार्क्स काउंट होंगे। और इसमें जितने कैंडिडेट जो फॉर्म्स लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई 10 कैंडिडेट फॉर्म लगाते हैं तो जिस भी कैंडिडेट के 12वीं में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, 12th क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें फिर जे भी दिया है कि जो 12th के कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर जो जहाँ हेल्पर जो रिटायर हुई हैं, अगर उस फैमिली से कोई अप्लाई करता है तो उसके 12th के मार्क्स प्लस जो 2 पॉइंट हैं वो एक्स्ट्रा रखे गए हैं, तो उनको 2 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। तो इस बेसिस पे जो सिलेक्शन है वो की जाएगी। तो आज के लिए आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। ये पूरी इसमें जो सिलेक्शन की जाएगी इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, आपने इतना करना है कि जो रसीद वगैरह है वो ज़रूर ले लेनी है जब आप फॉर्म को सबमिट करवाते हैं। और जो फॉर्म सबमिट करा रहे हैं उसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने पूरे लगाने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।